नमस्कार, मैं डॉक्टर भानु प्रताप सिंह चंदेल, मेडिकल ऑफिसर चितरंगी सिंगरौली मध्य प्रदेश। मेरी तरफ से आप सभी को इस होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं इस होली के त्यौहार को विज्ञान और आध्यात्म दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आध्यात्मिक कहानी क्या है, किस तरह से प्रहलाद की बुआ, जिसको हम होलिका के नाम से जानते हैं, लेकिन प्रहलाद की बुआ का हिरण्याकश्यप की बहन जिसका नाम सिंहिका था, सिंहिका का नाम कैसे होलिका पड़ा, और हिरण्याकश्यप के ज़माने में जो मदनोत्सव त्यौहार मनाया जाता था, तो मदनोत्सव कैसे बाद में होली के त्यौहार के रूप में मनाया जाएगा। तो ये विष्णु पुराण के अनुसार ये सारी कहानी भी हम वीडियो के सेकंड पार्ट में बताएंगे। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम आपको इसका मेडिकल साइंटिफिक पहलू बताएंगे कि इस होली के त्यौहार के दिन जो हम कुछ दुर्व्यसन, सबसे चर्चित पदार्थ जो है वो भांग मदिरा मांस, इसका सेवन आज होली के त्यौहार के दिन करते हैं, ज़्यादा मात्रा में करते हैं। तो उस विशेष रूप से हम भांग पर आज चर्चा करेंगे कि भांग, यदि हम आज के दिन भांग ज़्यादा मात्रा में ले लिए हैं तो उसका हमारे शरीर पर क्या असर पड़ेगा। और हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं, किस किस के उम्र के लोग, जिनको भांग बिल्कुल भी नहीं लेना है, कभी भी, आज के दिन नहीं, कभी भी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि भांग जिस बात हम कर रहे हैं वो भांग के अंदर जो रासायनिक पदार्थ होता है, जिसको हम कैनाबिनॉइड्स बोलते हैं, वो रासायनिक पदार्थ हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है डायरेक्टली। वास्तविक रूप में देखा जाए तो हमारे शरीर में वो कैनाबिनॉइड्स जितनी मात्रा में ज़रूरत है वो पहले से ही पाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं इंडोकैनाबिनॉइड्स। और हमारे शरीर में जो रिसेप्टर होते हैं, कैनाबिनॉइड रिसेप्टर, तो उस पर एक्शन करके वो जितनी मात्रा में ज़रूरत है वो प्रॉपर रूप से चलता रहता है। जब हम बाहर से भांग ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो जो कैनाबिनॉइड रिसेप्टर हैं उनका हाइपर स्टिमुलेशन हो जाता है, और इससे ब्रेन पे जो कैनाबिनॉइड रिसेप्टर की साइड्स होते हैं तो वहाँ पर उनका ज़्यादा स्टिमुलेशन होने से वो ब्रेन की क्षति होने लगती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कैसे ये भांग हमारे ब्रेन के अलग अलग हिस्से में अफेक्ट करके हमारे दिनचर्या को कैसे प्रभावित करता है। ये भांग हमारे ब्रेन के हिप्पोकैम्पस एरिया में अफेक्ट करता है। हिप्पोकैम्पस एरिया होता है लर्निंग और मेमोरी का। तो यदि हम भांग का लगातार सेवन करते रहें या ज़्यादा मात्रा में सेवन करें तो हमारी जो याददाश्त है वो कम होने लगती है, और लर्निंग यानी सीखने की क्षमता भी कम होने लगती है, एकाग्रता कम होने लगती है। दूसरा एक्शन साइट है भांग का हमारे ब्रेन में बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया एक हिस्सा होता है ब्रेन का जहाँ लोकोमोटर एक्टिविटी, रिवार्ड पाथवे, ये सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसके अलावा जो तीसरा हिस्सा होता है वो होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ब्रेन का वो हिस्सा होता है जिसमें हमारे भूख का सेंटर सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है भांग से। इसलिए आप लोग देखे होंगे कि जो भांग खाने के बाद आदमी को भूख बहुत लगती है, खाना ज़्यादा खाता है। और इसके अलावा भांग हमारे ब्रेन के सेरिबेलम हिस्से को भी प्रभावित करता है। सेरिबेलम हिस्सा होता है जहाँ पर हम जब चलते हैं या खड़े होते हैं तो हमारे शरीर को बैलेंस करने का काम करता है। तो वो भांग की वजह से सेरिबेलम में इफेक्ट होके बैलेंसिंग सेंटर बिगड़ जाता है। तो जब हम चलते हैं तो लड़खड़ाने लगते हैं, और बॉडी का जो पोजीशन पोस्चर है वो बिगड़ जाता है, कोऑर्डिनेशन सही नहीं रहता है। तो इसलिए हमको भांग का बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही सीमित मात्रा में उपयोग करना चाहिए। कोशिश करें कि भांग का बिल्कुल उपयोग न करें, या थोड़ी मात्रा में ले लिया तो चलेगा। और विशेष रूप से ये ध्यान देना है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं या स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं या छोटे बच्चे हैं, वो तो बिल्कुल ही भांग का सेवन न करें। क्योंकि बच्चा पेट में होता है तो वो बहुत ही
सेंसिटिव होता है सारी दवाई या ये एडिक्शन के लिए, तो उसका ब्रेन डेवलपमेंट जो होता है, यदि भांग की मात्रा गर्भवती महिला या स्तनपान कराने वाली महिला ले रही है तो उसका बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट प्रॉपर ढंग से नहीं हो जाएगा, पुअर डेवलपमेंट होगा उसका ब्रेन का, तो वो ज़िंदगी भर के लिए मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चा होगा। और यदि गर्भवती महिला है तो वो ऐसा भी हो सकता है कि उसका गर्भपात हो जाए, या तो समय से पहले बच्चे पैदा हो जाए, जो प्रीमेच्योर बेबी बोलते हैं, कुपोषित बच्चा पैदा हुए, लो बर्थ वेट, ये सारी चीज़ें यदि गर्भवती महिला भांग का सेवन करती है तो उसके अंदर आता है। टीनेजर्स बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे, वो भी भांग का सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि भांग का सेवन एक तरह से नशा है, थोड़ी मात्रा में लेंगे तो धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी। ऐसे में बच्चों में पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, ड्रॉप आउट रेट स्कूल का बढ़ जाएगा, बच्चे पलायन करने लगेंगे स्कूल से, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और वो अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छी तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो ये विशेष रूप से सभी लोग ध्यान रखें अपने घर परिवार में कि भांग का सेवन यदि कोई स्कूल के उम्र वाले बच्चे हैं, टीनेजर्स, उनको दूर रखें। गर्भवती महिलाएं हैं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, उनको भांग से विशेष रूप से है। और क्या लक्षण होते हैं यदि हम भांग ज़्यादा मात्रा में लिए हैं और या रेगुलर लेते रहते हैं, तो भांग के ज़्यादा सेवन से क्या क्या लक्षण आते हैं, या अचानक आज जैसे होली का त्यौहार है, इस दिन यदि हम ज़्यादा मात्रा में ले लिए तो उससे क्या होगा, तो कैसे पता करेंगे कि इसको भांग का ज़्यादा नशा चढ़ गया है। तो आइए उसका टिपिकल उसका लक्षण रहता है, उसके लाल आँख होगी और एक शब्द मेडिकल साइंस में बोलते हैं यूफोरिया। यूफोरिया मीन्स सेंस ऑफ फ्लोटिंग इन एयर, डी रियलाइजेशन, डी पर्सनलाइजेशन, मतलब वो आप किसी वैसे बात करेंगे तो बोलेंगे कि भांग का अच्छा तेज नशा चढ़ा हो तो बोलेगा कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ, मतलब उसका पूरी संसार भौतिक दुनिया से अलग वो हवा में उड़ने जैसी फीलिंग लाता है। और इसके अलावा फ्लैशबैक फिनोमेना बोलते हैं कि जब वो भांग का नशा उतर भी जाता है तो 2-4 दिन तक उसको बार बार वही फ्लैशबैक होता है कि भांग का नशा जो चढ़ा था, मतलब 2-4 दिन तक उसको लगेगा कि मैं अभी हवा में उड़ रहा हूँ, अभी नशा मुझे चढ़ा हुआ है। फ्लैशबैक फिनोमेना, ये नशा छोड़ने के मतलब भांग का डोज नहीं लिया है फिर भी ऐसा फील हो रहा है। इसके अलावा वो कभी कभी रन अमोक फिनोमेना बोलते हैं कि कभी कभी भांग वाला आदमी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नशे में हो जाएगा, मारपीट करेगा, मार तोड़ फोड़ करेगा एग्रेसिव रूप में, ये भी हो सकता है। एमोटिवेशनल सिंड्रोम मतलब एपैथी, वो डिप्रेशन में भी जा सकता है, साइकोसिस में जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें यदि हैं दिखती हैं तो कहीं ना कहीं वो भांग का ज़्यादा मात्रा में सेवन कर लिया है। भांग का ज़्यादा मात्रा में सेवन कर लिया है तो उसका उपचार भी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, सिम्टोमेटिक और ऑब्जर्वेशन में रखते हैं उसको। और यदि स्पेशल ट्रीटमेंट है तो उसमें कभी यदि लक्षण आ रहे हैं तो बेंजोडाइजेपिन्स, और यदि साइकोसिस के सिम्टम्स हैं तो हैलोपेरिडॉल, ओलेंजापिन वगैरह भी यूज करते हैं कभी कभार, पर वो सब वैसी चीज़ें हैं। सबसे जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि हम आज होली के दिन यदि हम भांग पहले तो कोशिश करें ना लें, यदि ले भी रहे हैं तो बहुत थोड़ी मात्रा में, और जो चीज़ हमें बताए हैं कुछ लोगों को उनको तो बिल्कुल ही नहीं लेना है। अब ये कहानी हो गई, और सलाह, सुझाव, चेतावनी सारी चीज़ हमारा मेडिकल साइंस और विज्ञान की तरफ से हो गया। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ आज के इस होली त्यौहार, होली उत्सव के पीछे आध्यात्मिक पहलू की, आध्यात्मिक कहानी क्या है। तो विष्णु पुराण में
इस त्यौहार के बारे में बताया गया है कि हिरण्यकश्यप और उसका भाई हिरण्याक्ष 2 राक्षस राजा थे। हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान मानता था और भगवान श्री विष्णु जी ने उसके सगे भाई हिरण्याक्ष का जब वध कर दिया तो वो भगवान विष्णु को बिल्कुल अपना दुश्मन मानता था और खुद को भगवान मानता था। और उसी का सगा बेटा प्रहलाद भगवान श्री विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। ये देख के भगवान विष्णु के प्रति जो प्रहलाद की रुचि थी, लगन थी उसकी, तो वो हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं था और उसको अपने बेटे को मरवाने की पूरी कोशिश करने लगा। ऐसे में राक्षस राज हिरण्यकश्यप की सगी बहन जिसका नाम सिंहिका था, सिंहिका के बेटे का नाम था आह्लाद। तो आह्लाद को भेजा गया प्रहलाद को मारने के लिए, लेकिन उल्टा ये हुआ कि आह्लाद ही मौत के मुंह में फंस गया। और ऐसे में प्रहलाद ने खुद, जो कि उसको मारने आया था उसका दुश्मन, उसी की जीवन दान के लिए भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करके उसको फिर से जीवन दान दिलाया। यह जब हिरण्यकश्यप को यह पता चला कि प्रहलाद अभी भी मारा नहीं गया है और उल्टा जिसको भेजा था मारने के लिए वही मौत के मुंह में पहुंच गया, तो उसने और आग बबूला हो गया और अब प्रहलाद को मारने के दूसरे तरीके सोचने लगे। ऐसे में हिरण्यकश्यप की जो सगी बहन थी जिसका नाम सिंहिका था, उसको भगवान अग्निदेव से वरदान प्राप्त था कि उसको आग का कोई असर नहीं होगा। यदि वो आग पे बैठ भी जाए तो भी वो जलेगी नहीं, उसके ऊपर आग का कोई भी असर नहीं होगा। ये उसको भगवान अग्निदेव ने वरदान दिया था। लेकिन दोस्तों, भगवान जब भी वरदान देते हैं तो कुछ न कुछ उसका उपाय भी बचा कर रखते हैं। ये वरदान उन्होंने देते समय बोला था कि इस वरदान का उपयोग आत्मरक्षा में करना है, कभी भी दूसरे का अहित करने के लिए या दुश्मनी निभाने के लिए या दूसरा उपयोग नहीं करना है। यदि आत्मरक्षा के अलावा दूसरा उपयोग किया गया तो वो वरदान खत्म हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान नहीं रखा और सिंहिका ने प्रहलाद को अपने गोदी में लेकर आग में बैठ गई। और हिरण्यकश्यप के राज में हर साल मदनोत्सव त्यौहार मनाया जाता था। मदनोत्सव त्यौहार के दिन नाम ही है मदनोत्सव, तो उस दिन मदिरा, मांस, भांग, जितने भी दुर्व्यसन हैं वो सब राक्षस लोग मिलके पूरी तरह से सराबोर होके वो मदनोत्सव त्यौहार मनाया जाता था। तो उस बार एक नया ये प्रोग्राम रखा गया था कि मदनोत्सव त्यौहार के दिन जो हिरण्यकश्यप की बहन है, प्रहलाद की बुआ सिंहिका, वो अपने भाई के लड़के यानी प्रहलाद को लेके अग्नि में बैठेंगी। उसके पीछे उसका मंशा ये थी कि अग्नि में बैठने पर मुझे तो कुछ होगा नहीं क्योंकि मुझे वरदान प्राप्त है और प्रहलाद खत्म हो जाएगा जल करके। लेकिन हुआ उल्टा, क्योंकि उसने उस वरदान का दुरुपयोग किया, इसलिए जो सिंहिका थी वो खुद जलकर खत्म हो गई और प्रहलाद का कुछ भी नहीं हुआ। तो वहाँ से होली का त्यौहार भगवान विष्णु ने बोला कि आज के बाद ये मदनोत्सव त्यौहार जो है वो चूँकि राक्षसों की प्रवृत्ति वाला था, तो वो मदनोत्सव का त्यौहार मदनोत्सव न होकर होली के त्यौहार के रूप में मनाया जाएगा और सिंहिका का नाम बदल के होलिका दहन के रूप में मनाया जाएगा। तो दोस्तों, इस त्यौहार के पीछे वास्तविक कहानी ये है कि ये त्यौहार अधर्म पर धर्म की विजय या असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। लेकिन तो ऐसे में होना ये चाहिए कि होली के दिन हम
रंग गुलाब, रंग गुलाल, पिचकारी, इस तरह से एक दूसरे में मिलजुल कर प्रेम हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाया जाना चाहिए। ज़्यादातर होता भी यही है, इसके पीछे संदेश भी यही है, लेकिन कुछ न कुछ थोड़ा सा जो उसका नकारात्मक पहलू है वो भी साथ साथ चला रहा है कि इस दिन हम मदिरा भांग का ज़्यादा मात्रा में सेवन करके और लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद, ये जो प्रवृत्ति है, ये एक्चुअल में वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये कहीं न कहीं थोड़ा सा हिस्सा मदनोत्सव का था, जबकि हमको होली मनाना चाहिए, मदनोत्सव नहीं। मदनोत्सव तो हिरण्यकश्यप के राज में होता था, उसको ख़त्म करके होलिका दहन और होली के रूप में मनाना चाहिए। तो हम कोशिश करते हैं कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ऐसे ही सारे त्यौहार और दिनचर्या के अलग अलग मुद्दे पर विज्ञान और आध्यात्म दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए क्या क्या सलाह सुझाव दिए गए हैं, ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, जाते जाते एक और बात कहनी थी कि हेल्दी लाइफ जीने के लिए एक मेरा कोड वर्ड है, नाइस फार्मूले को याद रखें और हेल्दी लाइफ जिएं, कभी बीमार नहीं होंगे। नाइस फार्मूला का मतलब है NICE। N मीन्स नो एडिक्शन, नशा न करें। I मीन्स इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, योगा, व्यायाम, प्राणायाम, एक्सरसाइज करें। NIC, C मीन्स कंज्यूम हेल्दी डाइट, स्वस्थ भोजन लें, स्वस्थ पोषक युक्त भोजन लें। एंड ईज, NICE, E मीन्स ईज स्ट्रेस, तनाव मुक्त जीवन जिएं। तो नाइस फार्मूला अपनाइए, NICE, नाइस फार्मूला अपनाइए और हेल्दी लाइफ जिए, तनाव मुक्त, नशा मुक्त, स्वस्थ आहार और योगा, व्यायाम, प्राणायाम, 4 सिद्धांत को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और स्वस्थ रहें। खुद का अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू।